एक 42 ईयर फीमेल आपके पास ओपीडी में आती है और वो किस कंप्लेन के साथ आती है कि जब वो बाल बनाने के लिए अपने हाथ उठाती है तो हाथ उठाने में उसको तकलीफ हो रही होती है। यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आती है, क्या इस महिला को न्यूरल प्रॉब्लम है या कोई मसल की वीकनेस है या मस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है। दो चीज़ों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपन इस लेक्चर में वो समझेंगे। सबसे पहले आप जब न्यूरल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि सर्वाइकल में से जो नर्व निकल रही है कहीं वो नर्व कंप्रेस तो नहीं हो रही है जिसके कारण मस्कुलर वीकनेस हो रही हो, या मसल में खुद प्रॉब्लम है जिसके कारण मस्कुलर एबनॉर्मेलिटी हो रही है। इन दो चीज़ों को रूल आउट कैसे करना है आपको। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आई थी वो क्या आई थी कि कहीं ये न्यूरल प्रॉब्लम तो नहीं है। पर जैसे ही आप सोच रहे होते हैं कि नर्व है कि मसल है, आपके पास एक और कंप्लेन सामने आ जाती है और वो होती है एक रैश की। और रैश कहाँ होती है? आंखों के अराउंड में होती है और वो रैश होती है नॉन इची। ये रैश के साथ आपके पास फीमेल प्रेजेंट करी है, नॉन इची रैश है, दोनों आंखों के अराउंड है, दैट इज बाइलेटरल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इस रैश को अगर मैं आपको डिफाइन करने के लिए बोलूं तो इस रैश को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि बाइलेटरल और सिमेट्रिकल तो है, साथ साथ में इसका जो कलर है वो वॉयलेशियस टिंज के साथ साथ में है। और वो वॉयलेशियस टिंज का कलर कैसा है? पर्पलिश पिंक है, मतलब पिंकिश पर्पल कलर है, ऐसा मान के चलें आप ये अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि जो इस रैश का कलर है वो पिंकिश कलर है, पर्पलिश कलर है, वॉयलेशियस टिंज के साथ में है। तो जैसे ही जब आप ये कलर देखते हैं, आंखों के अराउंड बाइलेटरल रैश देखते हैं, थोड़ी सी स्वेलिंग देखते हैं, तो आपके दिमाग में चीजें आती है कि आंखों के अराउंड में सूजन होने के तो कहीं और कारण भी हो सकते हैं। ये अपने पास जो फीमेल प्रेजेंट करी थी वो तो इस रैश के साथ प्रेजेंट करी थी। मान लीजिए इसकी डीडी में मैं आपको दूसरी फीमेल प्रेजेंट करवाता हूं और बताता हूं कि इस रैश में और जो अपन ने पहली फोटो देखी थी उस रैश में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि वो रैश का कलर कैसा था? पिंकिश था, पर्पलिश था। ये जो रैश है वो स्किन कलर्ड है। साथ साथ में जो रैश अपने केस में प्रेजेंट करी है वो नॉन इची है। मैं इस केस में आपको बता रहा हूं कि ये वाली जो रैश है वो इचिंग के साथ प्रेजेंट करी है। मतलब दो कंट्रास्टिंग फीचर क्या हो गए, एक तो इचिंग इस केस में प्रेजेंट है, साथ साथ में जो रैश है ये स्किन कलर्ड है। और इसके साथ साथ में मैं एक और कंप्लेन आपको बता दे रहा हूं इस फीमेल की, जो दूसरी फीमेल अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ले रहे हैं, वो कि ये फीमेल को अर्टिकेरिया भी है। तो इस वाली फीमेल जिसकी रैश इची है, स्किन कलर्ड की है, बाइलेटरल और बाइटल स्वेलिंग है, अर्टिकेरिया के साथ प्रेजेंट कर रही है, साथ साथ में और कहीं भी स्वेलिंग हो रही है, लेरेंजियल एडिमा जैसी कंप्लेन भी है, तो ये तो आप समझ गए कि ये हो सकता है शायद एंजियोएडिमा। अब साथ साथ में एक और जगह पर ऐसी लोअर बाइलिड आईलिड की स्वेलिंग आती है, वो होती है ये भी स्किन कलर्ड की स्वेलिंग है, पफी स्वेलिंग है, और ये जो स्वेलिंग है सुबह को ज्यादा होती है। तीन स्ट्राइकिंग फीचर आपको देखने मिल रहे हैं कि सॉफ्ट पफी स्वेलिंग है और सुबह सुबह ज्यादा हो रही है। इट इज परटेनिंग टू व्हाट? ये शो करता है कि शायद कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रोटीन ज्यादा तो नहीं निकल रहा है, कोई नेफ्रोटिक कंप्लेन तो नहीं है जिसमें प्रोटीन किडनी से बहुत ज्यादा निकले जा रहे हैं और उसके कारण से स्वेलिंग हो रही है। तो आंखों के अराउंड की तीन स्वेलिंग की अपन ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख ली है। सबसे पहला जो केस था वो अपना ओरिजिनल केस है, बाकी जो दो केसेस देखे वो अपन ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखा। पहला केस इचिंग के साथ स्किन कलर की स्वेलिंग अर्टिकेरिया के साथ एसोसिएटेड, इट इज एंजियोएडिमा। दूसरा केस सुबह सुबह को ये स्वेलिंग आ रही है, सॉफ्ट और पफी स्वेलिंग है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू रीनल प्रॉब्लम। अब अपन अपने वापस केस पे अगर जंप करें तो उसमें अपनी रैश कैसी थी? वॉयलेशियस पिंकिश कलर की रैश थी। तो अपने को समझ में आ रहा है कि उस रैश को अपन क्या कहते हैं? उस रैश को अपन कहते हैं हेलियोट्रॉप रैश। तो अभी तक अपने पेशेंट की दो कंप्लेन आई है मेन, एक उसको बाल जब वो कंघी करने के लिए उठाती है, बाल बनाने के लिए, तब उसको समस्या होती है, और दूसरी हेलियोट्रॉप रैश। दो कंप्लेन अभी तक अपने मेन केस की आई है। तीसरी कंप्लेन जो फीमेल कर रही होती है उसको एक और रैश हो रही होती है, आंखों के अराउंड तो रैश है ही है, साथ साथ में उसको गर्दन के अराउंड भी रैश हो रही होती है। और जब आप ये गर्दन के अराउंड रैश देख रहे होते हैं तो ये जो रैश है केवल फोटो एक्सपोज्ड एरिया या सन एक्सपोज्ड एरिया पे ही हो रही होती है, और इस रैश का स्पेसिफिक नेम होता है जिसको अपन कहते हैं शॉल साइन। तो तीन चीजें अपन ने अभी तक देखी, एक डिफिकल्टी इन कॉम्बिंग, उसके अलावा साथ साथ में हेलियोट्रॉप रैश, और तीसरा शॉल साइन। चौथी पेशेंट जो अपनी कंप्लेन कर रही होती है कि उसको सीढ़ियां चढ़ने में भी डिफिकल्टी होती है, मतलब वो सीढ़ियां चढ़ रही होती है तब भी उसको उसमें समस्या आती है। तो यहां से दो मेजर चीजें अपने को जो मिल रही हैं वो मिल रही है, एक होती है वीकनेस इधर जब वो बाल कंघी करने के लिए उठाती है तब, उसके साथ साथ में इधर या तो रैश के साथ प्रेजेंट कर रही है। दो इंपॉर्टेंट चीजें अपने को समझ मिल गया है। उसके अलावा जब आपके पास ये फीमेल प्रेजेंट करी तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या सोच के करवाते हैं? आपने यहां पर देख लिया शायद इसको कहीं मरीज को प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस तो नहीं है, और जैसे ही आप मसल की तरफ जा रहे होते हैं अपना
दिमाग। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाते हैं मसल के लिए, आप मसल के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं मसल के एंजाइम की। और जब जैसे ही आप इस महिला के मसल के एंजाइम की इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो मसल के सारे एंजाइम इस फीमेल के बढ़े हुए आते हैं। मसल के कौन कौन से एंजाइम होते हैं, या तो सीपीके लेवल हो, एलडीएच का लेवल हो या अल्डोलेज का लेवल हो, तीनों जो ये एंजाइम्स हैं जो बताते हैं कि मसल में दिक्कत है, ये एंजाइम आपके बढ़े हुए आ गए। आपको इसमें और शॉर्ट होना है कि मसल की ही प्रॉब्लम है तो आप उसका ईएमजी करवा देते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा देते हैं, उसमें भी आपको समझ में आ जाता है कि ये मायोपैथी पैटर्न है। तो मसल वीकनेस प्लस रैश इज इक्वल्स टू व्हाट, आपकी डायग्नोसिस क्या है? मसल रैश प्लस मसल वीकनेस प्लस रैश इज व्हाट, इज डर्मेटोमायोसाइटिस। अब आप बोलेंगे कि डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता थी तो फिर अपन ने इतना उसमें क्यों घुमाया? अब इंटरेस्टिंग चीज चालू हो रही है कि कुछ चीजें जो शायद आपको पता थी पर वो क्लियर पता नहीं हो, उसके बाद में डिस्कस करते हैं अपन। आपके पास दो चीजें होती हैं। अगर आपके पास डर्मेटोमायोसाइटिस का केस प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें चमड़ी में आपको एक तो हेलियोट्रॉप रैश देखने मिल सकता है, एक शॉल साइन देखने मिल सकता है। दो और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है गॉट्रन पेप्यूल और एक होता है गॉट्रन साइन। गॉट्रन पेप्यूल का क्या मतलब होता है कि आपके मेटाकार्पोफेलेंजियल या इंट्राफेलेंजियल जॉइंट्स पे वॉयलेशियस कलर के पेप्यूल अगर आ रहे हैं तो उसको अपन कहते हैं गॉट्रन पेप्यूल। इस फोटो में आप इजीली अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि आपके मेटाकार्पोफेलेंजियल और इंट्राफेलेंजियल जॉइंट्स पे आपको वॉयलेशियस कलर के पेप्यूल्स देखने मिल रहे हैं, वॉयलेशियस पिंकिश कैसे भी करके पेप्यूल देखने मिल रहे हैं, तो इट इज गॉट्रन पेप्यूल। पर उसको डिफरेंशिएट करो इस फोटो में, क्या आपको इस फोटो में पेप्यूल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। आपको इस फोटो में केवल रेडनेस दिख रही है, इरिथमा दिख रहा है। तो अगर रेडनेस और इरिथमा ही दिखे तो उसको कहते हैं अपन गॉट्रन साइन। तो इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज गॉट्रन पेप्यूल और व्हाट इज गॉट्रन साइन। अब आप इसके बाद भी बोलेंगे कि डॉक्टर साहब इसका हमारी रोजमर्रा के ट्रीटमेंट देने में और उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? असली केस अब चालू होता है। मान लीजिए आपके पास ये फीमेल आई डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ में, आपने इस महिला का ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट में आपने इस महिला को स्टेरॉइड दे दिए। आपने महिला को जैसे स्टेरॉइड दिए, महिला 10 दिन बाद आपके पास वापस प्रेजेंट करी, और वापस कैसे प्रेजेंट करी? सिम्टम वर्सन होने के साथ। अब आप क्या करेंगे? आपके पास अब एक डिलीमा है, और डिलीमा कैसा है? क्या ये जो मसल वीकनेस अब वापस वर्सन हुई है, ये स्टेरॉइड देने के कारण हुई है, मतलब स्टेरॉइड इंड्यूस्ड मायोपैथी है, या आपका स्टेरॉइड का डोज कम है जिससे डर्मेटोमायोसाइटिस वर्सन हो गया है? ये तो डिलीमा आपके पास है। ये दोनों ही अलग अलग एंटाइटीज हैं और ये दोनों में डिफरेंशिएट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर स्टेरॉइड इंड्यूस्ड मायोपैथी हुई है तो आपको स्टेरॉइड बंद करना पड़ेगा, और डर्मेटोमायोसाइटिस खुद वर्सन हुआ है तो इसमें आपको स्टेरॉइड का डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप मेरे को बताइए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आपके मरीज को स्टेरॉइड इंड्यूस्ड मायोपैथी हुई है या डर्मेटोमायोसाइटिस वर्सन हुआ है? एक सिंपल टेस्ट करा जाता है। आप मरीज को बोलते हैं कि मरीज जब लेटा हुआ है तो लेटने के बाद वो अपनी गर्दन उठाए। अगर वो अपनी गर्दन उठा पा रहा है तो इट इज स्टेरॉइड इंड्यूस्ड मायोपैथी। अगर वो अपनी गर्दन नहीं उठा पाता तो वो डर्मेटोमायोसाइटिस है। तो मान लीजिए ये फीमेल अगर उसका जब आप नेक लिफ्टिंग टेस्ट करते और वो नेक लिफ्टिंग टेस्ट नहीं कर पाती, मतलब ये डर्मेटोमायोसाइटिस ही वर्सन हो रहा है। इस केस में आपको स्टेरॉइड बढ़ाना पड़ता। अगर दूसरा सिनेरियो देखते आप कि इस केस में वो महिला 10 दिन बाद आती स्टेरॉइड देने के और सिम्टम उसके वर्सन हो जाते, जब उसको गर्दन उठाने के लिए आप बोलते और वो गर्दन उठा पाती, गर्दन अगर उठा पाती, मतलब ये डर्मेटोमायोसाइटिस नहीं है, ये स्टेरॉइड इंड्यूस्ड मायोपैथी है। तो इस केस में आपको स्टेरॉइड कम करना पड़ेगा। तो ये मेजर चीज आपको इसमें से बताना थी कि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड मायोपैथी और डर्मेटोमायोसाइटिस वर्सनिंग, इन दो चीजों को कैसे डिफरेंशिएट करना है आपस में। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग केसेस आपको चाहिए तो मोर केसेस लिखिए, और साथ साथ में मेरे को एक और चीज बताइए कि डर्मेटोमायोसाइटिस में और कौन सा एक स्पेसिफिक हैंड में कंप्लेन होती है जिसको अपन कहते हैं हैंड में बता रहा हूं मैं, वो रिलेटेड किसी ऑक्यूपेशन से होता है उसका नाम, तो वो उसका भी नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू वेरी मच।